हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9 का है। और क्लास 9 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 4 है, जिसका नेम है आवर इन्वायरमेंट। जिसका नेम आपको मालूम ही है, आवर इन्वायरमेंट। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ आपको बताया था एज अ डिफिनेशन के फॉर्म में। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग डिटेल स्टडी करें। तो मैंने आपको आवर एनवायरनमेंट का डिफिनेशन बताया था, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि एवरीथिंग विच प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग या विच प्रेजेंट इन अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था ना कि जो भी थिंग्स है जो हमारे अराउंड में प्रेजेंट है वो आपके एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इस एनवायरनमेंट में इंक्लूड जो थिंग्स आते हैं उसमें कुछ आपके लिविंग होते हैं और कुछ आपके नॉन लिविंग भी होते हैं। अगर आपको बताना हो तो बताएंगे कि इन आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हमारा लेसन जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अब तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है वो क्लियरली समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो आज का टॉपिक है मैंने आपको बता ही दिया है। आज हम लोग जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आपकी इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग थिंग्स या बता सकते हो, अभी मैंने बताया इन्वायरमेंट क्या होता है, बताया हो ना, एवरीथिंग आप बता सकते हो। everything which present around us is called environment। तो आपके सराउंडिंग में जो भी थिंग्स है वो सभी क्या होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग एनवायरनमेंट के नेम से जानते हैं। तो इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ओके, तो आप ये भी बता सकते हो इट includes living, non-living and living things। It includes non-living and living things। ओके बेटा, तो आप ये भी बताओगे नॉन लिविंग थिंग्स like air, water and soil। और नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आपके जो आएंगे वो आपका होगा एयर, उसके साथ आपका होगा वाटर और उसके साथ आपका होगा सॉइल। ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में या उसके अंतर्गत आएंगे। और लिविंग थिंग्स में आपके एनिमल्स, प्लांट सभी आ जाएंगे। अगर बात करें लिविंग थिंग्स तो आप बताओगे लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर हो गया बेटा? तो आपके लिविंग थिंग्स के अंतर्गत जो आएंगे वो क्या हो गया, आपके प्लांट्स हो गया और आपका क्या हो गया,
गया, एनिमल्स हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत जो आएंगे वो क्या हो गया बेटा, तो आपका हो गया एयर, इसके बाद आपका हो जाएगा वाटर, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा सॉइल। ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो एयर है। लेकिन उससे पहले आप बता देंगे इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट ऐसे पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट is the gift of nature। जो इन्वायरमेंट है ये किसका गिफ्ट होता है, तो हमारे नेचर का है। तो इन्वायरमेंट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, हमारे नेचर का गिफ्ट होता है या गिफ्ट है। ओके बेटा, और यह गिफ्ट जो है इट नरिश टू ऑल द थिंग्स विच इंक्लूड इन दिस, ये नरिश करता है सभी को जो इसके अराउंड या इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं या इसमें इंक्लूड होते हैं। तो फॉर ये भी बता सकते हैं फॉर एग्जिस्टेंस of life on earth environment is essential। तो आप बता सकते हो फॉर एग्जिस्टेंस करने के लिए लाइफ को ऑन अर्थ पर इन्वायरमेंट इज इसेंशियल, इन्वायरमेंट इसेंशियल होता है। मतलब बिना इन्वायरमेंट के हमारी जो लाइफ है, जो एनिमल प्लांट जो प्रेजेंट है, उनकी लाइफ का एग्जिस्टेंस अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। ये बातें आप याद रखोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरा यही कहना है। दैट मीन्स मान लो कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारा एयर है, तो एयर पे तो हम डिपेंड है ना गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। इसका सॉइल है, तो वहाँ पर हम लोग अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ग्रो कराते हैं, और दैट मीन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स जो प्लांट से फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड होता है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपके प्लांट्स हैं। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, सॉइल पे, और सॉइल इंक्लूड किसके अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद वाटर, आप जाते हो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए वाटर कितना इसेंशियल है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के इंक्लूड होते हैं, और इन्हीं से हमारे प्लांट और एनिमल डिपेंड होते हैं इन्हीं पर। ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट थिंग्स, जो फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बारे में हम जानें। तो आपका फर्स्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो आपका है एयर। फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आपका क्या है, एयर। और एयर क्या है, तो आप बता सकते हो इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। यह क्या होता है आपको बताया भी गया होगा, लोअर क्लास में आप पढ़े भी हो कि इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये हमारे गैसेस का क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। और ये भी आप जानते हो एयर इन एटमॉस्फेयर। और यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में।
ये बातें भी आप बताओगे। तो क्या समझ में आया? मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार और कि एयर क्या होता है, तो कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हो। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। और वेयर इज एयर फाउंड, तो आप बताओगे एयर इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या है? तो यह एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो एटमॉस्फेयर क्या है? मल्टी लेयर्ड होता है स्ट्रक्चर जो एनवेलप की तरह काम करता है, जो हमारे सराउंडिंग, हमारे अर्थ के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई पूछे एटमॉस्फेयर क्या है, तो इट इज द मल्टी लेयर ऑफ गैसेस, इट इज द मल्टी लेयर ऑफ गैसेस विच प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। आप बता सकते हो, आप लिख सकते हो एटमॉस्फेयर के बारे में आगे। एटमॉस्फेयर इज द multi-layered gaseous multi-layered of gaseous envelope। तो अगर कोई पूछता है तो बता सकते एटमॉस्फेयर इज द मल्टी लेयर गैसियस एनवेलप, मतलब गैसेस के मल्टी लेयर जो होते हैं, मतलब मेनी गैसेस जो होती हैं वो एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस लेयर जो होता है मल्टी लेयर गैसेस का, वही आपका फॉर्मेशन करता है। किसका? तो आप बता सकते हो यही फॉर्मेशन करता है आपके एटमॉस्फेयर का। तो बता सकते हो एटमॉस्फेयर इज द मल्टी लेयर गैसेस एनवेलप सराउंडिंग of our अर्थ, हमारे अर्थ के सराउंडिंग जो मल्टी लेयर गैसियस एनवेलप होता है, उस गैसियस एनवेलप को हम लोग किसके नेम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये बता सकते हैं आप एटमॉस्फेयर have 5 layered। Atmosphere have 5 layers। First you know ट्रोपोस्फीयर। फर्स्ट इज आप बता सकते हो ट्रोपोस्फीयर। क्लियर हो रहा होगा आपको। सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फीयर। ये होता है आपका। इसके बाद थर्ड वन इज मीजोस्फीयर। थर्ड जो होता है वो आपका होता है मीजोस्फीयर। इसके बाद आपका होता है मीजोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर। और लास्ट होता है एक्सोस्फीयर। तो ये 5 लेयर होते हैं। आप बता सकते हो फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है ट्रोपोस्फीयर। सेकंड होता है वो आपका होता है स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड वन जो होता है वो होता है मीजोस्फीयर। ये बता सकते हो आप लोग। इसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है आपका थर्मोस्फीयर। और फिफ्थ नंबर में जो आता है वो आपका होता है एक्सोस्फीयर। तो ये 5 लेयर्ड गैसेस का जो होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है? आपके एटमॉस्फेयर का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होते हैं जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। फर्स्ट आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, सेकंड हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड हो जाएगा मीजोस्फीयर, इसका फोर्थ हो जाएगा आपका थर्मोस्फीयर, और लास्ट जो हो जाएगा वो आपका होगा एक्सोस्फीयर।
तो ये 5 लेयर आपके एटमॉस्फेयर में इंक्लूड करते हैं। उसमें से आप बताओगे ट्रोपोस्फियर इज lowest region of atmosphere। ट्रोपोस्फियर जो होता है ये लोवेस्ट रीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। ये बातें आप बताओगे, ओके। और यह नियर अबाउट जो होता है ये आपके नियर अबाउट 8 to 20 किलोमीटर एबव होता है। 8 to 20 किलोमीटर एबव होता है। एबव ऑफ द अर्थ। तो हमारा अर्थ प्लेनेट है, मान लो कि ये अर्थ प्लेनेट है। इस अर्थ प्लेनेट के सराउंडिंग जो आपका फर्स्ट लेयर जो होगा वो आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। सेकंड हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद आपका हो जाएगा मेसोस्फियर। इसके बाद हो जाएगा आपका थर्मोस्फियर। और सबसे लास्ट में जो होगा वो होता है आपका एक्सोस्फियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हो जाएगा टी ट्रोपोस्फियर, एस स्ट्रेटोस्फियर, एम मेसोस्फियर। इसके बाद आपका हो जाएगा टी एच कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर होगा थर्मोस्फियर। एंड ई जब लिख देंगे तो हो जाएगा एक्सोस्फियर। और ये क्या है बेटा, तो ये है आपका अर्थ। तो ये आप बातें बताओगे कितने एबव है आपके अर्थ से। 8 to 20 किलोमीटर जो एबव एरिया होता है जहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है ट्रोपोस्फियर। तो आप बता सकते हो ट्रोपोस्फियर के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद एयर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल हम लोग जाने तो क्लियर हो गया है। एक बार जल्दी से मैं पढ़ दे रहा हूं। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज एयर, तो आप फर्स्ट लाइन यही बताओगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। यह गैसेस का मिक्सचर होता है। अब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, यू नो एयर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, क्लियर ही है। इसके बाद आप बताओगे, इसके बाद एटमॉस्फेयर इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो आप बताओ एटमॉस्फेयर इज मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप। ये मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप होता है और एनवेलप सराउंडिंग ऑफ आवर अर्थ। जो हमारा अर्थ प्लेनेट है इसके सराउंडिंग जो मल्टी लेयर्ड गैसियस होता है उसको हम लोग किसके नेम से जानते हैं बेटा, तो आप बताना दिस इज एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स से मेड अप है। फर्स्ट लेयर यू नो ट्रोपोस्फियर, सेकेंड लेयर इज आपको मालूम मेसोस्फियर, थर्ड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, सॉरी फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर इज मेसोस्फियर, फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फियर एंड लास्ट इज एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करें, एयर के बारे में कुछ हम लोग जान लें। चलिए इसके बाद आप बताओगे एयर के बारे में। एयर कंटेन gases like as first is nitrogen, second is oxygen, third is carbon dioxide and also other gases and other gas.
तो नाइट्रोजन यू नो 78%, ऑक्सीजन यू नो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड is 0.003% and remaining 3% include other gases. अदर गैसेस को इंक्लूड करता है जिसमें नियॉन गैस आ जाता है, क्रिप्टॉन, अदर बहुत सारे जो गैसेस होते हैं वो आपके इंक्लूड किए जाते हैं। इसके साथ आपके डस्ट पार्टिकल भी इंक्लूड किए जाते हैं। ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको एटमॉस्फेयर के बारे में क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद जो हमारा नाइट्रोजन है, इसका रोल आप जानते हो। नाइट्रोजन का अगर कोई रोल पूछ ले तो नाइट्रोजन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन आपका नाइट्रोजन करता है, ये आपको याद है। और एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन्स का। जो प्रोटीन्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से बनते हैं। ये बातें आप बताओगे। तो देखिए, मैंने अगर कोई पूछ देगा कि नाइट्रोजन का क्या रोल है या ये नाइट्रोजन किसमें हेल्पफुल है हमारे जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है बेटा, तो आप क्या बता सकते हो? नाइट्रोजन जो होता है इसका जब प्लांट यूज करते हैं तो इस नाइट्रोजन से आपका एमिनो एसिड बनता है और ये एमिनो एसिड से ही आपके प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये बातें आप जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो गैस है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया गया ही है कि ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि इसी गैस के हेल्प से वी डू रिस्पिरेशन, हम रिस्पिरेशन करते हैं। एंड ऑक्सीजन इज आल्सो इसेंशियल फॉर कंबसन। कंबसन आपको पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कंबसन क्या होता है। बर्निंग, जो भी थिंग्स, कोई भी जो आपका बर्निंग करता है तो उसके जो प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको बताया गया होगा हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। हीट और लाइट जब कोई भी केमिकल के बर्न होने से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होने से जब आपका लाइट हीट प्रोड्यूस होता है तो वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है? कंबसन। ये बातें आप जरूर जानते होंगे। तो कंबसन के लिए भी ऑक्सीजन इसेंशियल होता है। और दूसरा अभी आपको बताया रिस्पिरेशन के लिए भी आपका ऑक्सीजन इसेंशियल होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कोई रोल पूछे तो आप बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होता है इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस से ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और यही ग्लूकोज जो है ये स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। और स्टार्च जो होता है इसको हम फूड के फॉर्म में लेते हैं और हमें ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होकर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस सभी के लिए आपका कार्बन इसेंशियल होता है। उसके साथ ऑक्सीजन आपको अभी बताया और रिस्पिरेशन एंड कंबसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नाइट्रोजन आपके सामने मैंने लिख दिया है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एयर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विंड के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।